नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हमारे ये जो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि आज हम लोग सेट नंबर 9 करने वाले हैं साथियों। इससे पहले हमारा 1 से लेकर 8 तक जो है सेट हो चुका है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जो प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारा, उस प्लेलिस्ट पर जाकर जो है 1 से लेकर 8 तक सारा क्लास को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, क्लास में अंत तक बने रहिएगा और यदि सेशन अगर पसंद आएगा तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो तो आपका काम है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है साथियों। तो आपका पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि कारखाना अधिनियम 1881, कौन सा ये कारखाना अधिनियम 1881 जो है ये किसके कार्यकाल में जो है ये पारित किया गया था, ये आपको बताना है। तो किसके कार्यकाल में जो है साथियों ये आपका जो कारखाना अधिनियम है ये पारित किया गया था, कौन हो जाएगा? डफरिन, रिपन, मियो, लिटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों हमारा ऑप्शन नंबर 2। किसके कार्यकाल में? तो ये रिपन के कार्यकाल में जो है ये कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा। तो ये देख सकते हैं लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है ये कब से कब तक थे। तो ये हमारे जो 1880 से लेकर आपका 84 तक इनका कार्यकाल आपका रहा है। और इसके दौरान यहाँ पर जो है इसके प्रशासन के दौरान पहला कारखाना अधिनियम जो है ये पारित किया गया था। कब? 1881 में, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला हम लोग का कुछ यहाँ पर और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे लॉर्ड डफरिन पर बात करता हूँ, जिसे फ्रेडरिक हैमिल्टन टेम्पल वुड डिस्पैच, सॉरी ब्लैक वुड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, किसको? ये लॉर्ड डफरिन को। और साथियों आगे देख लेते हैं। तो लॉर्ड मियो, जिन्होंने जो है आपका रिचर्ड साउथवेल क्या है, वार्के के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसे आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो साथियों ये भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI का स्थापना जो है ये कब हुआ था हम लोग का? तो ये हुआ था साथियों हमारा 1984 को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा हमारा 1984 को। आइए देख लेते हैं इससे रिलेटेड हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो साथियों हम लोग के SAI का स्थापना जो है ये कब हुआ था? तो 1984 को हुआ था, जो कि युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका क्या है स्थापना किया गया था SAI का। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इससे रिलेटेड हम लोग और भी देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मसाई जनजाति निम्नलिखित में से किस देश से है, ये आपको बताना। तो यानी कि मसाई जो जनजाति है इनमें से कौन सा देश से आपका संबंधित है, ये आपको बताना है। तो साथियों आपका मसाई जनजाति सऊदी अरब, पेरू, मेक्सिको या केनिया। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4, केनिया से संबंधित है। कौन? ये मसाई जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो यह केनिया, जो कि केनिया कौन सा महाद्वीप का देश है? तो ये है साथियों आपका जो अफ्रीका महादेश है। तो ये अफ्रीका महादेश से ये केनिया देश आपका बिलोंग करता है, जो कि मसाई जनजाति यहाँ पर पाई जाती है केनिया में। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये साथियों आपका जो मसाई लोग है एक नीलोटिक क्या है, एक नीलोटिक जातीय समूह है, जो कि मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका के केनिया और तंजानिया के कुछ हिस्सों में ये पाए जाते हैं। कहाँ पर? ये अफ्रीका के केनिया और तंजानिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि केनिया या फिर तंजानिया कुछ भी होगा, मतलब दोनों में से अगर कोई भी दिया हुआ रहेगा तो आप जो है मसाई का टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए साथियों आगे हम लोग देख लेते हैं। तो ये सऊदी अरब पर बात करते हैं। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये मध्य पूर्व एशिया का एक देश है, जो कि फारस की खाड़ी, लाल सागर, ओमान, यमन, जॉर्डन, इराक और कुवैत की सीमा से ये जो है आपका क्या करता है, आपका सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। यह जो है इस्लाम के जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है। किसको? ये सऊदी अरब को। और इसमें इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थल कौन कौन से हैं अगर पूछा जाएगा, तो इसमें आपको बताना है कि मक्का और मदीना जो शहर है, जिसमें इस्लाम का 2 पवित्र स्थल मक्का और मदीना को आपका माना जाता है।
जो कि कहाँ है, ये सऊदी अरब में है। ठीक है, आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को उससे रिलेटेड और भी हम लोग का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं जो पेरू है, पेरू दक्षिण अमेरिका में स्थित ये क्या है, एक देश है। अगर पेरू अगर पूछा जाए कि कौन सा महादेश से आपका बिलोंग करता है, तो ये आपको बताना है कि दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, उससे ये पेरू आपका जो देश है ये बिलोंग करता है। ठीक है, अब साथियों देख लेते हैं कि मेक्सिको जो कि कहाँ है, ये उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। कौन, ये मेक्सिको। तो ये भी आपको ध्यान रखना साथियों। ये आगे बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साथियों यहाँ पर राजधानी और सबसे बड़ी शहर के रूप में मेक्सिको का क्या हो जाएगा, मेक्सिको सिटी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिम और दक्षिणी प्रशांत और पूर्वी मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर से ये घिरा हुआ है। तो ये भी हम लोग के लिए काफ़ी बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रहेगा। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका स्क्रीन पर, कि सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है साथियों, ये आपको बताना। ये जो सर्विस शब्द है, इनमें से कौन सा खेल से संबंधित है साथियों, तो ये सर्विस शब्द आपका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। किससे संबंधित है, ये वॉलीबॉल से संबंधित है हमारा कौन सा, ये सर्विस शब्द। आइए इससे रिलेटेड हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आपका वॉलीबॉल से संबंधित ये शब्द जो है सर्विस से, ये हमने जान लिया है, जिसका तात्पर्य क्या है, रैली शुरू करने से के लिए गेंद को नेट पर मारने की क्या है, एक प्रक्रिया है, जिसको क्या किस नाम से जाना जाता है, ये तो ये सर्विस के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहेगा, सर्विस कौन सा खेल से संबंधित है, तो ये आपको बताना है किससे संबंधित है साथियों। तो सर्विस हमारा हो जाएगा आपका वॉलीबॉल से संबंधित है। आइए अब क्रिकेट से रिलेटेड हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्रिकेट क्या है, एक दो टीमों के बीच यह खेला जाना एक इवेंट है। और टीमों की संख्या इसमें अगर खिलाड़ी की अगर बात करी जाएगा तो टोटल कितने एक टीम में प्लेयर होते हैं, तो यहाँ पर क्रिकेट हुआ, फिर उसके बाद हॉकी हुआ। तो इस प्रकार से जो है खेल होते हैं जिसमें टोटल 11 प्लेयर होते हैं। और मैदान के केंद्र जो है यहाँ पर कितना 22 मीटर का एक आयताकार क्षेत्र होता है, जिसे क्या कहा जाता है, ये पिच कहा जाता है, याद रहेगा। अब साथियों हम लोग कबड्डी पर बात करते हैं। तो ये ये भी हम लोग का ऐसे ही है, जिसमें आपका 7 प्लेयर जो है वन साइड, यानी कि एक टीम में 7 प्लेयर आपका टोटल होते हैं किसमें, कबड्डी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब साथियों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जहाँ की आपका जो रेडर है, रेडर जो चढ़ाई करने वाला, जो कि हम लोग के क्या करता है, विरोधियों के पास जाने वाला खिलाड़ियों को कहा जाता है रेडर। ठीक है, तो रेडर शब्द अगर पूछा जाएगा कि कौन सा खेल से संबंधित है, तो आपको बताना है कि रेडर शब्द जो है ये आपका कबड्डी से संबंधित है खेल है। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर जो कबड्डी कबड्डी बोल कर पाले में जाते हैं और 30 सेकंड में वापस आ जाते हैं, ये भी क्या है, बिना सांस लिए। ठीक है, अब उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर जो मामले में विरोधियों को डिफेंडर या रक्षक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी हम लोग का इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है यहाँ पर, जैसे जेब क्रॉस हुक क्या है, उसके बाद अपर कट, ये कुछ किससे संबंधित है, मुक्केबाजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, ये शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या क्या, ये जेब, क्रॉस, हुक, अरपट और नॉकआउट, ये किससे संबंधित है अगर पूछा जाएगा, तो ये आपको बताना है कि मुक्केबाजी से जेब, क्रॉस, हुक, अरपट, नॉकआउट। आइए आगे चलते हैं। और भी हम लोग का जैसे टेक्निकल नॉकआउट और राउंड, कॉर्नर, वेटिन, रेफरी, ये सारा जितने भी हम लोग का मुक्केबाजी से संबंधित ये शब्द वालियाँ हैं। ठीक है, आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को डैश से अलग करता है, ये आपको बताना। तो जो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो है शिवालिक को किससे अलग करता है साथियों, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा साथियों, तो इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि भारत का महान मैदान से आपको अलग करता है। कौन, ये हिमालय का फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को अलग करता है। ठीक है, भारत के महान मैदान। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आप एक बार आराम से
देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे चलते हैं। तो आगे भी हम लोग का यहाँ पर लघु हिमालय से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको भी देख सकते हैं। जैसे लघु हिमालय ये क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है जो कि बड़े हिमालय पर्वत क्या है, प्रणाली का ये हिस्सा है। कौन, ये लघु हिमालय। उसी प्रकार से यहाँ पर मध्य हिमालय पर बात करते हैं तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक क्षेत्र है जो भारत, नेपाल, भूटान उत्तरी भागों में ये फैला हुआ साथियों। तो ये जो है यहाँ पर पूर्वी पश्चिम हिमालय के बीच और इसके सबसे ऊंची चोटी ग्लेशियरों और गहरी नदी घाटियों का ये एक विशेषता है। किसका, ये मध्य हिमालय का। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं कि महान हिमालय पर। तो महान हिमालय जो है ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण एशिया में आपका स्थित है। और जो 5 देशों जैसे भूटान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया और अफगानिस्तान, जिसमें 2400 किलोमीटर तक ये से भी अधिक जो है ये फैला हुआ है। और यह श्रृंखला विश्व के सबसे ऊंची चोटियों का एक घर है, जिसे माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा जैसे यहाँ पर जो प्रमुख आपका ऊंची चोटियाँ यहाँ पर शामिल है। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है कि ए बंच ऑफ ओल्ड लेट्स जो है किसके द्वारा लिखा गया या प्रकाशित किया गया है, ये आपको बताना है। तो ए बंच ऑफ ओल्ड लेट्स ये किसके द्वारा लिखा गया है या प्रकाशित किया गया है। तो इनमें से आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट या जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से हमारा सही उत्तर निकल के आ जाएगा साथियों, ए बंच ऑफ ओल्ड लेट्स का संबंध आपका जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए बंच ऑफ ओल्ड लेट्स। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपका प्रकाशित किया गया है। अब ये जो साथियों ये 1958 को जो है बंच ऑफ ओल्ड लेट्स नामक पुस्तक का जो है ये प्रकाशित किया गया है। और इससे रिलेटेड और भी हम लोग का इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट को। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, आगे भी हम लोग का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध कार्यों से संबंधित है, जैसे द स्टोरी ऑफ माई क्या है, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसके बाद ये जो साथियों ये हमारा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये महात्मा गांधी, जो स्वतंत्र आंदोलन के नेता महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में कई पुस्तकें लिखे हैं, जिनमें से द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिसे सत्य के साथ मेरे प्रयोग के रूप में भी जाना जाता है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसे कहना है कि महात्मा गांधी के द्वारा। उसी प्रकार से हिंद स्वराज या भारतीय होम रूल लीग का ये भी हम लोग का किसके द्वारा, तो ये भी आपको बताना है साथियों आपका गांधी जी के द्वारा। उसी प्रकार से सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका 1928 में आपका प्रकाशित हुआ था, जो कि ये भी आपका गांधी जी से संबंधित है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, आगे भी हम लोग का जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जैसे क्या है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, यानी कि इट्स मीनिंग एंड क्या है, इट्स मीनिंग एंड प्लस 1941 में ये लिखा गया। गांधी जी का जो है अहिंसा और असहयोग पर आधारित ये आत्मनिर्भर विकेंद्रीकरण समाज के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। किसमें, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लस किसके द्वारा, ये महात्मा गांधी के द्वारा। उसी प्रकार से की टूल्स 1948 में ये प्रकाशित किया गया, जो कि अनुभवों और प्रथाओं के बीच में आधार स्वस्थ जीवन और क्या है प्राकृतिक उपचार के लिए मार्गदर्शिका है। कौन, ये साथियों आपका की टूल्स हेल्थ में ये गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो ये गांधी जी से संबंधित हम लोग का जितने भी प्रकाशित क्या हुआ आपका पुस्तक या पत्रिका जो भी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है साथियों कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018, जो कि ये हम लोग का प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर में हम लोग का ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको साथियों बताना है कि अभी जो हम लोग का 2024 का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक आपको कितना है, और आपको 2024 में जो है प्रथम स्थान कौन सा मतलब कौन सा देश आपका फर्स्ट मतलब प्रथम स्थान पर रहा है जो हैप्पीनेस इंडेक्स में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो उस समय अगर 2018 के बारे में बात करी जाए तो हम लोग का जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या इंडेक्स में हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 नंबर पर कौन था, तो फिनलैंड था हमारा 1 नंबर पर। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2018 में जो है ये फिनलैंड आपका प्रथम स्थान पर रहा था। और उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये प्रकाशित प्रतिवर्ष आपका किया जाता है। किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष हमारा ये प्रकाशित किया जाता है। और ये किस पर जो है आपका आधार होता है, तो ये आधार हम लोग का माना जाता है आय, सामाजिक समर्थन, जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, विश्वास और उदारता पर ये निर्भर करता है। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एरिन किसे कहते हैं। ये आपको बताना है कि एरिन जो है ये किसे कहते हैं। तो एरिन साथियों इनमें से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो एरिन जो है ये सुगंधित हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो एरिन हमारा सुगंधित हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है, एरिन। आइए इससे रिलेटेड हम लोग का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर देख सकते हैं। जो एरिन है ये कार्बनिक यौगिक का एक वर्ग है जिसमें एक या अधिक सुगंधित छल्ले होते हैं और उन्हें सुगंधित हाइड्रोकार्बन के रूप में भी जाना जाता है। जो कि एरिन शब्द का प्रयोग अक्सर सुगंधित हाइड्रोकार्बन को संदर्भित करने के लिए हमारा किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अब उसी प्रकार से जो हमारा बेंजीन, टोल्यून और नेप्थलीन भी शामिल है यहाँ पर एरेंस के कुछ सामान्य उदाहरणों में से। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का यहाँ पर एल्किन, एल्काइन, एल्किन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये से भी आपको एक बार देख लेना है। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका पूरा डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस स्लाइड को जो है आपको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, पॉज करके। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्या है यहाँ पर देख सकते हैं कि तावा नदी जो डेस जलाशय पर स्थित है। तावा नदी आपका कौन सा जलाशय पर स्थित है साथियों, जो तावा नदी के सहायक नदी है, ये आपको बताना। तो तावा नदी जो है साथियों ये कौन सा जलाशय पर स्थित है, तो तावा नदी हमारा इनमें से आपको बताना। तो चलिए देख लेते हैं साथियों। तावा नदी हमारा किसके सहायक नदी है, तो तावा नदी हमारा हो जाएगा आपका कौन सा जलाशय, तो ये नर्मदा जलाशय पर ये स्थित है। ठीक है, जो कि देश की सहायक नदी है, तो ये नर्मदा की सहायक नदी, तावा नदी नर्मदा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना। तावा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। यह नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, ये भी आपको ध्यान रखना कि नर्मदा के सबसे लंबी सहायक नदी के बारे में अगर बात करी जाए तो कौन हो जाएगा, तो ये तावा नदी हो जाएगा। जो कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो सतपुड़ा है। और साथ में ये जो है इसका लंबी दूरी भी आप देख सकते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी पर हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तो ये नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के क्या अनूपपुर ज़िले में, जो कि अमरकंटक में स्थित नर्मदा कुंड से ये निकलती है। कौन, ये नर्मदा नदी। उसी प्रकार से नर्मदा नदी का जो प्रमुख सहायक नदी है उस पर हम लोग थोड़ा नज़र देख लेते हैं। तो कौन इसका सहायक नदी है, कौन कौन, तो क्या है, वरना, तावा, कन्नार, कोलार, मान, हटनी, उरी और आपका सक्कर जैसे ये प्रमुख तावा नदी के सहायक नदियां हैं साथियों। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो है हम लोग का इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी और इससे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। किसे, ये नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो कपिल जलधारा और दूध जलधारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात ये आपका महत्वपूर्ण है। कि पूछा जाए कि धुआंधार जलप्रपात जो है ये कौन सा नदी पर स्थित है, तो ये आपको बताना है कि नर्मदा नदी पर स्थित जो है ये आपका धुआंधार जलप्रपात है। और जिसे भेड़ाघाट या जबलपुर भी, जो कि आपका भेड़ाघाट जबलपुर में है, ध्यान रखना है। अब साथियों उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो मंधाता जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात ये भी आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं ये ताप्ती नदी पर भी हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। तो इसका प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम इसका तापी नाम है। और जो कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस
सूर्यपुत्री यानी कि सूर्य की बेटी के रूप में भी इसे जाना जाता है, और शनि की बहन के रूप में भी इसे जाना जाता है। सूर्य की पुत्री या सूर्य की बेटी और शनि के बहन के रूप में भी इसे जाना जाता है। किसको? ये ताप्ती नदी को, जो कि यहाँ पर बैतूल जिले के मुल्ताई से ये निकलती है। कौन? ये ताप्ती नदी। उसी प्रकार से अगला पॉइंट जो है ये गुजरात के सूरत के पास खंबात की खड़ी में ये अरब सागर में जाकर ये मिल जाती है। कौन? ये ताप्ती नदी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब साथियों आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग का कृष्णा नदी पर बात करते हैं। तो कृष्णा नदी जो है ये कृष्णा नदी एक पूर्व वाहिनी, यानी कि कृष्णा नदी जो है पूर्व वाहिनी मतलब हम लोग का पूर्व की ओर बहने वाली एक नदी है, जो कि महाबलेश्वर यानी कि महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है, यानी कि निकलती है। और साथियों ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए जो है ये बंगाल की खाड़ी में आकर जाकर जो है ये मिल जाती है। ठीक है। अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं। तो गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र के बाद भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि भारत की चौथी सबसे लंबी नदी के बारे में अगर बात करी जाए तो साथियों हम लोग का ब्रह्मपुत्र के बाद ये कृष्णा चौथा हम लोग का सबसे लंबा नदी हो जाएगा। गंगा, गोदावरी, ब्रह्मा और कृष्णा। आइए साथियों इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं कि इनके सहायक नदियों में कौन है। भीमा है, डिंडी है और पेलेरू है और मूसी, जो ये महत्वपूर्ण इनका सहायक प्रमुख नदियां हैं। उसी प्रकार से दाहिनी की ओर से अगर बात करें तो कोयना नदी है, पंचगंगा, दूधगंगा, वेन्ना, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा। तो ये तीनों जो है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा और ये कोयना, ये दाहिनी ओर से मिलने वाले जो प्रमुख नदियां हैं ये आपको ध्यान रखना है कृष्णा का। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान लेकिन उनके कार्य जो है ये भिन्न होते हैं। तो किनके जो है आपका जीवाश्म का जो भ्रूण है उत्पत्ति और मूल संरचना समान लेकिन जो है उनका कार्य आपका अलग अलग होता है। तो कौन सा जो है इनमें से सही उत्तर हो जाएगा साथियों? तो इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसमें से हमारा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका विषम स्थानिक जीवाश्म। क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका विषम स्थानिक जीवाश्म होता है, जिसमें जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति मूल संरचना क्या होता है? समान रहता है, लेकिन उनके कार्य जो है ये भिन्न होते हैं। ध्यान रहेगा। आइए आगे देख लेते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विषम समस्थानिक जीवाश्म जो है उनके बारे में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, विषम समस्थानिक जीवाश्म ऐसे जीवाश्म होते हैं जिनकी भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान होती है, लेकिन उनके कार्य जो है उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, ध्यान रहेगा। जिससे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर एक पक्षी के पंख और एक वेल क्या है फ्लिप फर्स दोनों समजातीय संरचना है, जिसका अर्थ है कि उनका जो है एक ही क्या है भ्रूण मूल है। अब उसी प्रकार से इस प्रकार से आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको दिया गया है इससे रिलेटेड जो भी हम लोग का इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो ये आपको देख लेना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, क्या बोला जा रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत जो है ये आपका समाप्त हुआ है, ये आपको बताना है। तो हमारा जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये मंगलोर के समझौते के साथ हमारा समाप्त हुआ। किसके समझौते के साथ समाप्त हुआ? तो साथियों ये मंगलोर के समझौते के साथ हमारा द्वितीय जो हमारा सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध है ये समाप्त हुआ। ध्यान रहेगा, द्वितीय मैसूर आंग्ल युद्ध जो है मंगलोर के संधि के साथ हमारा समाप्त हुआ है। ये इससे रिलेटेड हम लोग का देख लेते हैं। तो ये जो युद्ध है 1780 से लेकर आपका 84 तक ये मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश इंडिया के बीच ये आपका संघर्ष चला था, जिसमें युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मराठों और निजाम के साथ ये क्या किया गया था? ये गठबंधन किया गया था, जिसमें साथियों यहाँ पर आपका 1782 में हैदर अली की मृत्यु के साथ उनके बेटे टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष में आगे बढ़ाया गया। और आगे भी हम लोग का यहाँ पर उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप देख सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
जो हमारा यहाँ पर 11 मार्च 1784 को मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर कर समाप्त कर दिया गया है। कौन सा? ये दूसरे प्रदेशों की पारस्परिक बहाली हो गई मैंगलोर के संधि के तहत। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये मंगलोर के संधि के साथ हमारा समाप्त होता है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, मद्रास की संधि पर बात करते हैं। तो ये मद्रास की संधि जो है ये कब हुआ था? तो 1769 में हुआ था, जो कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ ये समाप्त होता है हमारा मद्रास की संधि। अब ब्रिटिश और मैसूर के हैदर अली के बीच यहाँ पर क्या हुआ? हस्ताक्षरित हुई और हैदर अली ने अंग्रेज को आपका हैदर अली ने अंग्रेज को हरा दिया, ये आपको ध्यान रखना। उसी प्रकार से श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है ये साथियों आपका 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि का हस्ताक्षर के साथ आपका जो है तीसरा आंग्ल मैसूर आपका समाप्त हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला जो हम लोग का आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह मद्रास की संधि के साथ आपका समाप्त होता है, मद्रास एम से याद रखना। और उसी प्रकार से हम लोग को दूसरा हम लोग का किससे समाप्त होता है साथियों? आपका मैंगलोर के साथ, यानी कि एम, और उसके बाद श्रीरंगपट्टनम हमारा तीसरा, यानी कि MMS, यानी कि पहला मद्रास, दूसरा क्या हो जाएगा? मैसूर, और तीसरा क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम, जो कि हम लोग S से जानते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि मद्रास का जो हमारा आंग्ल मैसूर का अगर बात करी जाएगा तो शुरू से लेकर तीन हम लोग का तीन चला था, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा। पहला में मद्रास की संधि, दूसरा में मैंगलोर की संधि, तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा साथियों हम लोग का श्रीरंगपट्टनम की संधि। ध्यान रहेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इससे रिलेटेड हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हमने अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया। उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि MPLADS किस वर्ष शुरू हुआ है, ये आपको बताना है साथियों। जो संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जो है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? MPLADS, ये कौन सा वर्ष आपका शुरू हुआ बताना है। कौन सा हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, 1994 में संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का जो है प्रारंभ हुआ है। ठीक है, 1994, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? तो 1993 होगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1993 में जो है ये संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का जो है शुरू किया गया है 1993 में, तो उसको सुधार लेना है। तो जिसमें साथियों यहाँ से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं कि इससे दिसंबर 1993 को शुरू किया गया था, जो कि संसद सदस्यों को टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण के लिए क्या है? विकासात्मक प्राकृतिक कार्यों की सिफारिशों के लिए स्थानीय रूपों में महसूस की गई ज़रूरतों के आधार पर सामुदायिक बुनियादी, ये कुछ प्रावधान यहाँ पर जो है ये इसमें संबंधित है। ठीक है, चलिए साथियों आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आज का हमारा जो ये क्लास है यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वो आपका काम है। ठीक है, तो चलिए साथियों अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।